स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, हमारे देश के कई सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पहले IAS ऑफिसर्स रह चुके हैं, वो रिटायर होने के बाद कुछ बुक्स लिख देते हैं और कई बार बुक्स के अंदर ऐसी चीजें रिवील हो जाती हैं जिसके बारे में शायद आम जनता को कभी पता नहीं चल पाता। तो रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं सुभाष चंद्र गर्ग, और उनके द्वारा एक बुक लिखा गया। ऑल्दो उन्होंने पहले भी एक बुक लिखा था और इनका ये दूसरा बुक है। उसके अंदर उन्होंने जो व्याख्या की है कि जब पीएम मोदी की मीटिंग आरबीआई गवर्नर के साथ हो रही थी, उस समय आपको याद होगा 2018 में जो आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल, उनके साथ यहां पर मीटिंग हो रही थी, तो पहली बार पीएम मोदी को उन्होंने इतना ज्यादा गुस्से में देखा और उस समय पीएम मोदी ने एक्स आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को स्नेक से कंपेयर किया। ये आप देख सकते हो, पीएम मोदी कंपेयर्ड उर्जित पटेल टू मनी होर्डिंग स्नेक। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा एक एक चीज, और यहां पर आपके मन में चल रहा होगा कि आखिरकार स्नेक क्यों बोला गया, क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो सब कुछ हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिसेंटली हमारा 3 लाइव बैच, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर आपको सब कुछ कराया जाता है। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाती है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव। चेकआउट के समय अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं सुभाष चंद्र गर्ग, उनके द्वारा एक बुक लिखा गया और इस बुक का नाम है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। अगर आप देखोगे इस तरह का कवर आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट इज वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, जिसके अंदर ये सुभाष चंद्र गर्ग जो है वो ये हैं, अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, आपको याद होगा, राइट। और ये जो बुक है मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली अगले महीने अक्टूबर के महीने में रिलीज होगा, लेकिन इसका जो कुछ एक्सर्प्ट्स है, मतलब कि इसकी जो कुछ चीजें हैं वो आपका इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा पब्लिश किया गया है। और उसके अंदर बताया गया कि एक मीटिंग हो रही थी उर्जित पटेल और बाकी के कई लोगों के बीच में, जिसमें पीएम मोदी भी मौजूद थे, और 2018 में जो मीटिंग हो रही थी उसी में ये सारा व्याख्या हुआ है, और वो मैं आपको पहले यहां पर बता देता हूं। तो ये मीटिंग थी क्या, देखो क्या है कि 14 सितंबर 2018 को एक मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में पीएम मोदी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। और ये मीटिंग किसके बारे में था, इट वाज रिगार्डिंग द रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन। मतलब उस समय जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, देश की अर्थव्यवस्था की जो हालत थी, उसी को सुधारने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। और आपको पता ही है कि जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी पर्सनालिटीज हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस सेक्रेटरी हो गए, आरबीआई का रोल हो गया, सभी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी वजह से इस मीटिंग में सभी लोग लगभग मौजूद थे, और जो सुभाष चंद्र गर्ग जो हैं फाइनेंस सेक्रेटरी उस समय, वो भी उस समय मौजूद थे। तो यहां पर होता क्या है कि 2 घंटे तक लगभग ये मीटिंग चलती है, और उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर ने यहां पर एक प्रेजेंटेशन दिया था उस मीटिंग में, और उस प्रेजेंटेशन में बताया था, कुछ रिकमेंडेशन दिया था। लेकिन क्या है ना कि आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने जो रिकमेंडेशन दिया था, वो सारे रिकमेंडेशन बेसिकली सरकार के लिए दिया था, अपने लिए, मतलब आरबीआई को क्या करना चाहिए इकोनॉमिक सुधार के लिए, ऐसा उस रिकमेंडेशन में नहीं बताया गया। सिर्फ सरकार को क्या करना चाहिए वही उस मीटिंग के अंदर यहां पर जो रिकमेंडेशन है वो उर्जित पटेल दे रहे थे। और ध्यान रखिएगा, ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो सुभाष चंद्र गर्ग की जो बुक है उसी के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। और यहां पर सुभाष चंद्र गर्ग का ये कहना था कहीं ना कहीं कि उर्जित पटेल को ऐसा लगता था कि जो सिचुएशन है, जो भी यहां पर एड्रेस करना है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, वो सरकार को करना चाहिए, और सरकार उसको सही तरीके से रिजॉल्व नहीं कर रही है। और वहीं अगर हम सरकार की बात करें, मतलब सुभाष चंद्र गर्ग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहीं उनकी बात करें तो उनको ऐसा लगता था कि आरबीआई को काफी कुछ करना चाहिए, आरबीआई यहां पर सही से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रही है, और सरकार के साथ जो भी डिफरेंसेस हैं उसको यहां पर आरबीआई रिजॉल्व नहीं कर पा रही है। तो ये जब पूरा मामला सामने आया, जब मीटिंग में इस तरह से दिखने लगा कि उर्जित पटेल यहां पर जो भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो सब कुछ सरकार के ऊपर लागू होता है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो पीएम मोदी लॉस्ट हिज कूल, मतलब कि पीएम मोदी गुस्सा हो गए। और यहां पर सुभाष चंद्र गर्ग ने बुक के अंदर लिखा है, आई सॉ हिम इन सच एन एंग्री मूड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इतने गुस्से में मैंने पीएम मोदी को देखा। और तभी पीएम मोदी ने यहां पर उर्जित पटेल को कहा, या फिर आप कह सकते हैं कि उर्जित पटेल को कंपेयर किया टू द स्नेक हु सिट्स ओवर अ होर्ड ऑफ
मनी। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों आखिरकार पीएम मोदी उर्जित पटेल को एक सांप बोल सकते हैं हु सिट्स ओवर अ होर्ड ऑफ मनी। और इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने फिर तुरंत उर्जित पटेल को कहा कि आप तुरंत एक बोर्ड मीटिंग बुलाइए इन एंड वर्क इन कंसल्टेशन विद फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली एंड फाइनेंस टीम। मतलब कि आप तुरंत जो है एक्शन में आइए और यहां पर सभी फाइनेंस के टीम के साथ मिलकर जो सॉल्यूशंस निकालना है इकोनॉमी को सुधारने के लिए वो तुरंत निकालिए। अब क्वेश्चन ये है कि पीएम मोदी ने उस मीटिंग में आखिरकार उनको सांप क्यों कहा होगा। देखो यहां पर कहा गया है स्नेक हु सिट्स ओवर अ होर्ड ऑफ मनी। बेसिकली अगर आपको पता हो उस समय एक बड़ा ही कंटेंशियस मुद्दा चल रहा था आरबीआई और सरकार के बीच में, और वो मामला क्या था, इट वाज रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ सरप्लस फ्रॉम फंड्स फ्रॉम द आरबीआई। आपको पता है ना जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, अब आरबीआई की ओनर कौन है, एक चीज बताओ, आरबीआई की ओनर है अल्टीमेटली 100% हिस्सेदारी किसकी है, यह है सरकार की, सरकार ओनर है। अब आपको पता है जैसे एक कंपनी होती है, कंपनी चलती है, उसका जो भी प्रॉफिट होता है तो वो पूरा प्रॉफिट कौन ले जाता है, जो उसके ओनर होते हैं। अगर मान लो एक सिंगल ओनर है तो पूरा प्रॉफिट उसके पास चला जाएगा, अगर दो ओनर है तो 50% बढ़ जाएगा। लेकिन आरबीआई की पूरी ओनर कौन है, गवर्नमेंट है, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका 100% हिस्सा किसके पास जाता है, सरकार के पास जाता है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि आरबीआई कमाती कैसे है, आरबीआई का काम तो देखभाल करना है। देखो ऐसा नहीं है, आरबीआई को भी बहुत सारा अर्निंग होता है। जैसे कि आपको पता है जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हो गए, जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, ये सब कई बार आरबीआई खरीदती है, बेचती रहती है, तो उससे कुछ फायदा होता है। फिर गवर्नमेंट बॉन्ड सरकार जो बेचती है वो उससे भी इंटरेस्ट मिलता है। फिर जो फॉरेन एसेट्स एंड गोल्ड वगैरह हैं आरबीआई के पास, उसके भी वैल्यूएशंस बढ़ते रहते हैं। तो बहुत तरीके से आरबीआई को यहां पर मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है। तो एक्चुअली क्या था कि 2016-17 में जो प्रॉफिट हुआ था, ये जो फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हुआ था, उसको लेकर ये पूरा मुद्दा चल रहा था। एक तरफ सरकार थी जो चाह रही थी कि लगभग 44,000 का जो प्रॉफिट हुआ है ये सारा सरकार के पास आना चाहिए, पूरा जो प्रॉफिट है वो सरकार के पास आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो आरबीआई थी, जो उर्जित पटेल थे, वो यहां पर कहीं ना कहीं कह रहे थे कि नहीं, हम सिर्फ 30,000 ही ट्रांसफर कर सकते हैं और बाकी का जो लगभग 13-14,000 है वो हम आरबीआई के पास रखेंगे, ताकि कोई भी रिस्क वगैरह हो तो आरबीआई उसको संभाल सके। तो ये आरबीआई के पास होना चाहिए, ये उर्जित पटेल का उस समय कहना था। लेकिन सरकार का कहना था कि आप वो पूरा पैसा अपने पास रख के करोगे क्या। सरकार कह रही थी कि वो सारा पैसा आप सरकार को दो और सरकार उसको इकोनॉमी के अंदर लगाएगी ताकि उसका प्रोडक्टिव एसेट की तरह वो काम कर सके। तो यही मुद्दा है बेसिकली कि आरबीआई इस चीज को नहीं मान रही थी, और इसीलिए आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आखिरकार पीएम मोदी ने कहा होगा द स्नेक हु सिट्स ओवर अ होर्ड ऑफ मनी। अब देखो अगेन मैं बार बार ये वार्निंग दे रहा हूं कि ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुभाष चंद्र गर्ग जी ने जो बुक के अंदर लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि पीएम मोदी ने उर्जित पटेल को सांप कहा है। अब एग्जैक्टली क्या, अब ये तो अल्टीमेटली या तो पीएम मोदी खुद बोलेंगे कि हाँ मैंने कहा था, तब वो क्लैरिफाई हो सकता है, क्या मुझे नहीं पता वो कब तक चीजें होंगी। बट आई होप कि यहां पर जो एक मुद्दा था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि जो उर्जित पटेल हैं, जब वो मीटिंग चल रही थी 14 सितंबर 2018 को, जो मैं आपको बता रहा हूं मीटिंग में जो भी कुछ हुआ, उस मीटिंग में उर्जित पटेल ने क्या क्या सोल्यूशन दिया। मैंने आपको बताया ना, उर्जित पटेल सोल्यूशन दे रहे थे, प्रेजेंटेशन दे रहे थे और रिकमेंडेशन कर रहे थे। तो उस समय यहां पर जो वो रिकमेंडेशन दे रहे थे ना, उसको लेकर सुभाष चंद्र गर्ग का कहना है कि वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। मतलब उर्जित पटेल का जो सोल्यूशन था वो एकदम गलत था, ऐसा हम नहीं कर सकते थे। जैसे कि उनका सजेशन था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है उसके ऊपर जो टैक्स सरकार लगाती है एलटीसीजी, वो हटा देना चाहिए। मतलब कई बार जो एसेट्स वगैरह आप लेते हो और साल भर से ऊपर रखते हो ना, तो एलटीसीजी लगता है। जैसे मान लो अगर मैं शेयर्स कहूं, अगर आपके पास रिलायंस, एसबीआई किसी का शेयर है, वो आपके पास साल भर से ऊपर है, 1 साल से ज्यादा है, तो उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है जिसको हम कहते हैं एलटीसीजी टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो ये आपका टैक्स हटा देना चाहिए, यहां पर पटेल जी का सजेशन था। फिर यहां पर जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है उसको मैसिव तरीके से बढ़ाना चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार के पास जो कंपनीज हैं, सरकारी कंपनीज हैं, उसको एकदम बेच देना चाहिए। ये उर्जित पटेल का कहना था, बड़े स्तर पर बेच देना चाहिए। फिर यहां पर उर्जित पटेल का एक और सोल्यूशन था कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको बोलना चाहिए कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करिए। और इसके अलावा यहां पर उर्जित पटेल का एक और
सलूशन था कि कई सारे कंपनीज हैं देश के, उनका जो पेमेंट है, उनका जो बिल है वो एक तरह से सरकार को पे कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, कई सारे एमएसएमईज कंपनी हैं, तो उनका जो पैसा है ना वो सरकार अपनी तरफ से पे कर दे, जो कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में चला जाता। तो इस तरह का जो सलूशन दिया गया था उर्जित पटेल के द्वारा, वो सुभाष चंद्र गर्ग का कहना है वो बिल्कुल भी सही नहीं था। ये बहुत ज्यादा अलार्मिस्ट सलूशन था जो कि सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और फाइनली आगे चलकर आपको पता ही है कि जो उर्जित पटेल है वो रिजाइन करते हैं। देखो यहां पर क्या था ना कि जो मुद्दा है सरकार और उर्जित पटेल के बीच में वो लंबे समय से चल रहा था। वो मैंने आपको अभी बताया वो 14 सितंबर 2018 की मीटिंग का बताया, लेकिन बताया यह जा रहा है सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा कि मुद्दा फरवरी से ही चल रहा था, फरवरी 2018 से ही चल रहा था, जब यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात कही गई ना, जो आपको पता है बैंकिंग सेक्टर में हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, एनपीए की समस्या चल रही थी। एनपीए क्या होता है, जब बैंक लोन देती है और वो पैसा वापस नहीं आता है बैंक के पास, उसको हम एनपीए कहते हैं। तो उस समय वो डबल डिजिट में चला गया था, 10%, 11%, इतना हो गया था, सोच के देखिए। लेकिन अभी अगर आप देखोगे ना, मैं आपको प्रेजेंट हालत बताता हूं, एनपीए काफी कम हो गया है, अब हो गया है ये 3.9% के आसपास, मतलब कि काफी अच्छा इसके अंदर सुधार हुआ है। लेकिन उर्जित पटेल जिस तरह का सलूशन उस समय दे रहे थे, अगेन वो भी सही नहीं था। वो फरवरी में उन्होंने सलूशन दिया था इसको लेकर कि सभी कंपनीज को आईबीसी में लेकर चले जाओ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में लेकर चले जाओ, तब ये सलूशन निकलेगा, जो कि सरकार को ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और इसीलिए दोनों के बीच में तकरार होने लगा। और फाइनली 10 दिसंबर 2018 को उर्जित पटेल जो है आरबीआई गवर्नर के पद से रिजाइन कर देते हैं। अब वो देखिए, जो उनका कार्यकाल था, टर्म था, वो था लगभग 3 साल का, लेकिन उर्जित पटेल ने 2 साल में ही यहां पर रेजिग्नेशन दे दिया। मैं आपको बताता हूं, उसके पहले आपको याद होगा रघुराम राजन, वो आरबीआई गवर्नर थे, 2013 से लेकर 2016 के बीच में वो गवर्नर थे। फिर 2016 में उर्जित पटेल आते हैं, लेकिन 2 साल के अंदर ही अंदर, जबकि उनका कार्यकाल 3 साल का था, 2 साल में ही वो रिजाइन कर देते हैं। और फाइनली 2018 से अभी तक आप देखोगे शक्तिकांता दास ये आरबीआई के गवर्नर बने हुए हैं और 2018 से लेकर अभी तक देखिए करीब 5 साल होने जा रहा है, अभी तक उनका कार्यकाल चल रहा है, एक्सटेंड किया गया है। क्या फर्दर एक्सटेंड होगा वो तो समय बताएगा, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ इस समय हो रहा है और जो खबर आई थी उर्जित पटेल और पीएम मोदी को लेकर, वो आपको पता चला होगा। जाने से पहले इकोनॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो, कई बार आपने देखा होगा जो चेक वगैरह होता है ना, जो चेक काट के दिया जाता है, उसमें कई बार क्रॉस लगा दिया जाता है। तो बेसिकली आपको यहां पर यह बताना है कि जो 3 इंस्ट्रूमेंट के यहां पर नाम दिए गए हैं, उसमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को क्रॉस किया जा सकता है, किसको किया जा सकता है और किसको नहीं किया जा। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। में कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।